किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज बृहस्पतिवार है। जैसा कि आप जानते हैं, बृहस्पतिवार को कृषि दर्शन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होता है और फोन इन के माध्यम से आज के विषय से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान या आज के विषय से संबंधित आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो हम अपने विशेषज्ञ के माध्यम से आपको दिलवाते हैं। किसान भाइयों, कहा गया है कि का बरखा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुण्य का पछताने, यानी खेती का काम अगर समय से न किया गया, समय से देखभाल न की गई तो सिवा पछताने के हमारे पास कुछ बचता नहीं है और हमारी जो पूंजी लगी है, जो श्रम लगा है, वो सब बेकार हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम सामयिक कार्य के बारे में बात करेंगे। तो जायद की दलहनी और तिलहनी फसलों में सामयिक कार्य, इस विषय से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हो, जो भी आप जानकारी चाहते हो, आप फोन उठाइए, हमको फोन कीजिए। हम आपकी समस्याओं का समाधान और आपको जानकारी दिलवाएंगे अपने विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 0522 220 5756, 0522 2288 698 और टोल फ्री नंबर है 1800 180 5233। तो किसान भाइयों, दलहनी और तिलहनी फसलों में सामयिक कार्य, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव से पधारे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जायद की फसलों में, दलहनी फसलों में मुख्य रूप से हैं मूंग और उड़द, तो ये दो मुख्य फसलें हैं। तो ये समय क्या सामयिक कार्य है, इसमें क्या देखभाल की आवश्यकता है, हमारे किसान भाइयों को बताने के बाद? देखिए किसान भाइयों, देखिए हमारी जो जायद की जो फसल है उड़द और मूंग दलहनी में, और तिलहनी में जो फसल है वो है सूरजमुखी और मूंगफली। मूंगफली अभी कम क्षेत्र में हमारे किसान भाई कर रहे हैं, जायद में मूंगफली, लेकिन धीरे धीरे ये एरिया बढ़ता जा रहा है। लेकिन उड़द मूंग में जो बात है, अगर हमारे किसान भाई उड़द की बुआई और मूंग की बुआई, उड़द की तो फरवरी या लास्ट या मार्च में कर चुके होंगे और मूंग की बुआई लास्ट या मार्च में कर चुके होंगे। लेकिन अभी क्या है कि इस समय तापमान बहुत बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे बाहर बहुत तापमान है, और जरा सा भी अगर खेत में नमी की कमी होती है तो हमारे जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। इसलिए सबसे जरूरी है किसान भाइयों कि हम जो खेत में नमी है, खेत की सिंचाई उड़द और मूंग की है, उस पर ध्यान रखें, समय से सिंचाई करें। और दो अवस्थाएं अभी हैं जिस पर आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। वो कौन सी? हाँ, वो पहली अवस्था है किसान भाइयों, फूल आने से पहले। फूल आने से पहले एक आप इस अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। और दूसरी जो अवस्था है फलियों में दाना बनते समय। अगर इन दो अवस्थाओं पर आप जरा सा भी किसान भाई नमी कम करते हैं खेत में, तो जो हमारा उत्पादन है दाना सिकुड़ जाएगा, जो हमारा उत्पादन है वो काफी कम हो जाएगा। तो ये सिंचाई की बात है किसान भाइयों। और दूसरी बात इसके बाद आती है हमारे जो खड़ी फसल है, इसमें कुछ उड़द मूंग में कुछ बीमारियां और कीड़े। ये ध्यान रख देने की बात है कि जो हमारी खरीफ की फसल है उसमें बीमारी कीड़े ज्यादा आते हैं क्योंकि बरसात का, लेकिन जायद में खरीफ की अपेक्षा कम आते हैं। फिर भी एक जैसे बीमारी आती है, मोजैक बोलते, पीला चित्र वर्ण रोग बोलते हैं उड़द मूंग में, जिसमें पत्तियां ऊपर से पीली पीली पड़ने लगती हैं। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें, एक तो बुआई पहली बात तो समय से करें, सबसे जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि पीला चित्र वर्ण के प्रति सहनशील प्रजातियां हैं, उनका आप चयन करें। अभी आप अगर आपके खेत में दिखता है, कुछ ही पौधों में दिख रहा है आपको, 1 2 4 पौधों में अगर आपको दिख रहा है ये बीमारी, तो आप शुरुआती में उन पौधों को उखाड़ दें, तो उससे आपका नियंत्रण हो जाएगा। और यदि आप खेत में जाकर देखें तो ये जो बीमारी है ये सफेद मक्खी के द्वारा फैलती है। तो अगर आप खेत में जाकर देखें और अगर एक पौधे पर कम से कम 5 से 10 मक्खी हों, तो आप फिर दवा का छिड़काव करें। दवा है मिथाइलोडेमेटॉन, 25 सीसी दवा जो है आप 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दूसरा हमारा थ्रिप्स है, जो कि हमारी पत्तियों का जो है रस चूस लेता है। तो ये भी हमारा काफी उत्पादन को प्रभावित करता है। तो इसको नियंत्रण के लिए भी किसान हम वही दवा का प्रयोग कर सकते हैं जो भी हमने आपको बताया, मिथाइलोडेमेटॉन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। फली छेदक है जो हमारी फलियों में, मूंग और उड़द की फलियों में जाकर फली को नुकसान पहुंचाता है, धान उसको खा लेता है दाना, जिससे कि खत्म हो जाता है, उसमें चूर्ण बन जाता है और वो प्रभावित होता है, उपज हमारी प्रभावित होती है। तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं कि इंडोसल्फान का प्रयोग जो है, करीब 1.25 लीटर इंडोसल्फान आप 600 से 800 लीटर पानी मिला के प्रति हेक्टेयर के दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फली छेदक से निजात पा सकते हैं।
अब इसके बाद ये तो हो गई हमारी आपकी जो खेत में हमारी खड़ी फसल है उस पर हम सामयिक कार्य किए। अब आती है बात भंडारण की और तोड़ने की बात आती है किसान भाइयों। जी जी। तो देखिए मूंग तो आपकी कई तुड़ाई में तोड़ी जाती है, उड़द आपकी एक तुड़ाई में पूरी कटाई कर ली जाती है। पूरी कटाई कर ली जाती है। तो ध्यान रखिए किसान भाइयों की जब आप कटाई कर रहे हैं तो कटाई करने के बाद सीधे धूप में आप इसको न सुखाएं। छायादार जगह है पेड़ के नीचे, आप वहां रख लें, वहां उसको सुखाएं और सुखाने के बाद देख लें आप दाने में कि 10% तक नमी रहे, इससे ज्यादा न रहे, करीब 10% नमी रहे। और जहां आपको भंडारण करना है, चाहे वो बखारी है या घर कमरा जो आपका एट है, तो उसमें आप वह 1:99 मतलब 1:99 का मतलब 1 अनुपात में आप मैलाथियन और 99 अनुपात में आप पानी लेकर मिला लीजिए और उसको आप सारी दीवालों पर छिड़काव कर दीजिए। जो आपकी बखारी है उस बखारी में आप छिड़काव कर दीजिए, लगा दीजिए। तो इस तरह से भंडारण की व्यवस्था करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं इलाहाबाद से, श्री रामधनी जी, ये कुछ जानना चाहते हैं। हेलो जी, प्रश्न करें। हेलो हेलो। हाँ बोलिए रामधनी जी। हाँ प्रश्न करें। हाँ जी, मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि धान की फसल में मान लीजिए बीज अभी पड़ती है और इस समय गर्मी है, कौन सा धान इस समय नए बीज आ रहे हैं, मुझको जानकारी है कौन सा मैं बीज डालूं और किस समय डालूं कि अच्छे मतलब धूप से डालने पर आधी बीज हम खत्म हो जाती है। जी जी ठीक है सर। तो ऐसा बीज बताइए किस समय डालना चाहिए कि बीज धूप से खत्म हो जाती है, किस समय डाला जाए कि वो बचत रहे और सही रहे। देखिए धान की नर्सरी के बारे में पूछना है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और सामयिक प्रश्न है। देखिए एक तो मैं आपको बता दूं, आपने पहले कौन सी वैरायटी की बात की कि कौन सी प्रजाति आप लें। तो देखिए अब अगर आप जल्दी पकने वाली प्रजाति लेना चाहते हैं तो नरेंद्र 97 है, नरेंद्र 118 है, अश्वनी है, गोविंद है, आप इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा आप अधिक मध्यम अवधि की पकने वाली प्रजातियां जो 120 से 140 दिन ले रही हैं, तो उसमें आपका नरेंद्र 359 है, नरेंद्र 2026 है, नरेंद्र 2064 है, ये नई वैरायटी आई है, नई प्रजातियां हैं, आप इनका चयन कर सकते हैं। बात की आपने कि हम किस समय अगर इसका डालेंगे जिससे धूप का असर न हो। पहली बात तो ये है कि आप इसको रात को, जैसे आपने बीज आपको अगले दिन बोना है तो आप रात में इसको भिगा लीजिए और भिगाने के बाद उसमें साथ साथ उसका बीज का शोधन भी कर लीजिए। आप ये भी मैं आपको बता दूं कि 25 किलोग्राम आपका बीज है तो 4 ग्राम आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लीजिए और उसको मिला लीजिए बीज में और भिगो दीजिए रात भर के लिए। सुबह आप बाहर निकाल दीजिए और जो आप बिजाई करेंगे धान की तो शाम को करिए। जो खेत में पानी है वो पानी गर्म हो गया होगा तो थोड़ा उसको ठंडा होने दीजिए और शाम को आप बिजाई करिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जहां आपके यहाँ झुलसा का प्रकोप हो रहा हो तब करें। अगर झुलसा का आपके यहाँ प्रकोप नहीं है तब आप जो है इसी बीज को 25 किलोग्राम बीज को आप भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसको बाहर निकाल दीजिए दूसरे दिन सुबह। जब उसका पानी अलग हो जाए तब आप उसको करीब 75 किलोग्राम थीरम या 75 ग्राम थीरम या 50 ग्राम कार्बेंडाजिम से आप उसको शोधित कर सकते हो। शोधित करने के बाद आप बिजाई करते हैं। अच्छा, शाम के वक्त बिजाई करें जिससे पानी ठंडा रहे। और ये ध्यान रखिए कि पानी अगले दिन आपका पानी गर्म होगा तो आप उस पानी को निकाल दीजिए और फिर दूसरा पानी आप उसमें भर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब नर्सरी ठीक। डॉक्टर साहब एक और दर्शक हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से, ये कुछ जानना चाहते हैं। हेलो मिश्रा जी, प्रश्न करें। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ मिश्रा जी बताएं। मैं सर जानना ये चाहता हूँ जी, जो खेत में ये उड़द कीड़े लगते हैं, हाँ हाँ, तो मान लीजिए हमने तो दवा छिड़क दिया, हाँ, पड़ोसी के खेत में कीड़े लगते उसने नहीं छिड़का, हाँ, तो क्या दोबारा वो कीड़े हमारे खेत में फिर पनप सकते, नुकसान पहुंचा सके, हानि पहुंचा सकते? नहीं। देखिए एक तो इस समय तापमान भी बहुत ज्यादा है और उतना प्रकोप उतना नुकसान आपका नहीं। अगर आपके खेत में कीड़े बहुत ज्यादा हैं तो आप दवा का स्प्रे कर दीजिए और कीड़े आपके मर जाएंगे, उड़ के नहीं जाएंगे दूसरी खेत में, आपके कीड़े वहीं मर जाएंगे खेत में। नहीं, इनका कहना है कि दूसरे के खेत से कीड़े तो नहीं आ जाएंगे। नहीं, दूसरे के खेत से जब आपके खेत में जो कीड़े हैं आपने दवा का छिड़काव कर दिया तो आपके खेत से कीड़े मर गए। जी। नहीं, अगर बगल वाले के खेत में कीड़े नहीं तो पहले तो मेरी ये राय है कि आप उस बगल वाले को भी बताइए कि अगर उसके खेत में कीड़े हैं तो जो दवा मैंने बताई है उस दवा का छिड़काव वो भी करें। जी। तभी आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, उनकी फसल सुरक्षित रहेगी। नहीं तो आपके छिड़काव के कुछ दिनों बाद तो फिर कीड़े आ ही जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा जारी रखेंगे एक अंतराल के बाद। ठीक।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? क्या सुना मेरी सौतन को? किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जायद में तिलहनी फसलों में सामयिक कार्य और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव से। तो डॉक्टर साहब, एक दर्शक फतेहपुर से हैं, वत्थर दुबे जी, ये कुछ जानना चाहते हैं। जी दुबे जी, प्रश्न करें। हेलो दुबे जी, प्रश्न करें। हेलो हेलो, बताइए। लगता है हाँ दुबे जी, अब पहले तो आप अपने टीवी की आवाज कम करें, उसके बाद प्रश्न करें। डॉक्टर साहब, लगता है फोन लाइन कुछ दिक्कत कर रही है। तो डॉक्टर साहब, हम लोग चलिए, हम उनकी हो सकता है कि कुछ चर्चा में आ जाए उनकी हाँ, उनकी बात आ जाए। तो हम लोग दलहनी फसलों के बारे में बात कर रहे थे, तो वो तो हो गई थी। अब तिलहनी फसलों में आती है सूरजमुखी और मूंगफली। तो इस समय क्या सामयिक कार्य हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए किसान भाइयों, सूरजमुखी
और मूंगफली, ये 2 हमारी तिलहनी फसल जायद की हैं। और सूरजमुखी में जो हमारे सामयिक कार्य हैं वो भी ध्यान देने योग की जरूरत है। एक तो सूरजमुखी का पौधा काफी लंबा होता है जी, तो जब भी सिंचाई करते हैं तो हवा चल रही है तो गिरने का डर रहता है। तो ये ध्यान रखें किसान भाई कि आप मिट्टी अवश्य चढ़ाएं अपने इस समय, अगर आपने सिंचाई कर रहे हैं तो और इस समय मुंडक भी आ गए। हाँ, मुंडक भी आ गया, तो सिंचाई करने के बाद आप उसमें मिट्टी चढ़ाएं। और एक क्या होता है कि हमारी जो सूरजमुखी है वो परसेचित फसल है, तो क्या होता है कि इसमें जो परागण होता है वो मधुमक्खियों और भंवरों के और की मक्खियों के द्वारा होता है। लेकिन अब जहां देख रहे हैं आप कि आजकल मधुमक्खियां और काफी हमारे जो ये हमारे मित्र और दोस्त कहे जाते थे काफी कम हो रहे हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें कि अगर आपके क्षेत्र में ये मधुमक्खी और ये जो मक्खियां हैं जो परागण कर रही हैं, अगर इनकी संख्या कम हो रही है, मतलब मित्र कीट कम है अगर, तो आप एक काम करिए कि आप एक कोई रेशम का कपड़ा ले लीजिए, रुमाल इस तरह का कुछ है, और जो मुंडक हैं आपके सूरजमुखी के, आप सुबह समय 7:30 बजे से पहले बिल्कुल सुबह जाइए और उन मुंडक पे हाथ पहले ऊपर की तरफ और फिर जो अंदर की मुंडक है जी, आप उनको करिए उस रेशम के कपड़े से। तो करके आप हर मुंडक पे करिए, तो जिससे कि ये परागण होगा कि क्रिया मतलब ठीक ढंग से हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सुशील मौर्य जी हैं इलाहाबाद से, कुछ जानना चाहते हैं। जी मौर्य जी, हेलो, आप प्रश्न करें। नमस्कार सर। नमस्कार सुशील जी, बताएं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो सूर्यमुखी का पौधा है जी, इसमें इसके दाने में हेलो बोलिए। उसमें कंडुआ रोग लग जाता है सर। हाँ, उसके निवारण के लिए कोई दवा आप बताइए। देखिए ऐसा है कि सही आपने कहा, ये आपको बोने से पहले बीज शोधन करना चाहिए। बीज का शोधन करके बीज को उपचारित करके ये आपको बिजाई करनी चाहिए। मतलब ये बीज जनित रोग है। और अब जैसे अगर आपने इसका प्रयोग आपके इसमें बीज में अगर या फल उसमें आ गया है कंडुआ रोग, तो आप इस बीज को पुनः प्रयोग न करें, आप इस बीज को पूरा बदल दीजिए और अगले वर्ष जो है आप नया बीज लेकर और उसको शोधित करके, जो हमारा फफूंदी नाशी है उसके द्वारा आप उसका शोधन करके आप उसको बो सकते हैं जी। तो बात कर रहे थे ये परसेचन क्रिया की, तो इससे जो है हमारे किसान भाई को उपज काफी मिलती है, परागण की क्रिया तेज हो जाती है, दाने मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं। और इसमें जो कीड़े मकोड़ों की बात करें सिंह साहब, तो इसमें एक दीमक लगता है, और वो दीमक क्या है कि नीचे से जड़ों को काट देता है, और ये तभी आता है जब हमारे खेत में नमी कम होती है जी। अगर नमी कम है तो दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें कि जो हमारा सिंचाई हम कर रहे हैं, सिंचाई का पानी है, वो सिंचाई के पानी के साथ 2 से 3 लीटर जो है क्लोरोपाइरीफास दवा जो है 25 सीसी दवा जो है आप सिंचाई के पानी के साथ उसमें कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो ये है दीमक है उसका प्रकोप आप इसमें रोक सकते हैं जी। तो ये है सूरजमुखी की बात आती है इसकी कटाई की। तो देखेंगे इसमें मुंडक आ गए हैं, तो अगर आप इसके मुंडक का पिछला हिस्सा देखें तो अभी हरा होगा, जो ही पिछला हिस्सा इसका पीला होने लगे, पीला हो जाता है, तो आप ये समझिए कि आपका मुंडक, आपकी सूरजमुखी तैयार हो चुकी है। आप इसके मुंडक को काट लीजिए, और काट लेने के बाद ये सबसे जरूरी ध्यान देना भाइयों कि सीधे धूप में नहीं सुखाइए आप इसको, और ये मुंडक के ऊपर मुंडक रख के नहीं, आप छायेदार या आधी धूप आधी छांव वाली जगह आप इसको पूरे मुंडकों को फैला दीजिए, जिससे कि धीरे धीरे सूख जाएगा। और फिर आप इसको जब इसमें 8 से 10% नमी रह जाए तो आप इसको भंडारित कर लीजिए, जैसे मैंने उड़द और मूंग के लिए कहा भंडारण करने। तो ये सूरजमुखी की कटाई हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग मूंगफली पे चर्चा जारी रखेंगे, तब तक एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुना मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आइए आइए नम दीदी। अरे चाची, चच्चा बच्चा सब ठीक है ना? जी जी। और माँ का पहला गाढ़ा दूध पिला दिया ना? नहीं नहीं, हमारे यहाँ माँ का पहला दूध नहीं पिलाते। हाँ, ये गाढ़ा दूध अच्छा नहीं माना जाता, फेंक देते हैं उसे। ये गंगा जल है ना? हाँ। क्या इसे फेंक देते हैं आप? नहीं ना, ऐसे ही माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अनमोल होता है। ये बच्चे को निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। बिल्कुल ठीक। माँ का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, उसे बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। क्यों अनु जी? बिल्कुल। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है। तो चारों बातें याद है ना आपको? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। मंजू बिटिया, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। 6वां महीना चल रहा है ना। अरे बाबूजी, आराम करूंगी तो काम कैसे खत्म होगा? तू आराम कर, मैं कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी। मैं भी कर दूंगा। गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ दिन में कम से कम 2 घंटे जरूर आराम करे और रात में कम से कम 8 घंटे सोए। साथ ही घर में एक खुशी का माहौल बनाए रखें। और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। मैं शपथ लेती हूँ कि जब मेरी बहू गर्भ से होगी तो मैं उसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं उसे आयोडीन नमक खिलाऊंगी और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दूंगी। मैं शपथ लेती हूँ अपनी गर्भवती बहू को पूरा पौष्टिक आहार दूंगी। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दाल, अंडा, दूध और फल खिलाऊंगी। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब भी शपथ लीजिए और इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। ब्रेक के बाद किसान भाइयों एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे जायद में दलहनी तिलहनी फसलों में सामयिक कार्य और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह साहब। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं असकार अहमद शाहजहांपुर से, कुछ जानना चाहते हैं। जी हेलो अहमद साहब, प्रश्न करें। जी नमस्कार। नमस्कार सर, खेत में मूंग की फसल खड़ी हुई है जी, और पत्तियां पीली हो गई हैं और मुरझाई हुई सी लग रही हैं। जी जी। तो आगे अब क्या किया जाए? हाँ देखिए, मैंने अभी बताया था, ये पीला चित्रवर्ण रोग होता है जी, जिसको मोज़ेक कहते हैं। आप खेत में जाके देखिएगा, क्या उसमें मक्खियां हैं, क्या सफेद मक्खियां? जी हैं। तो आप देख लीजिए गिन के, अगर उस थोड़ी मोड़ी अगर थोड़ा सा इफेक्ट है तो पौधे को उखाड़ के फेंक दीजिए। अगर पूरे खेत में है और अगर आपके एक पेड़ पे कम से कम 5 से 10 मक्खियां बैठी हैं, अगर हैं उस पेड़ पर, जी, तो आप दवा नोट कर लीजिए। जी बताइए। उस दवा का छिड़काव कर दीजिए, मिथाइलोडेमेटॉन दवा 25 सीसी। जी जी, 25 सीसी 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के दर से 600 से 8 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करिए। जी, तो इससे निजात मिल जाएगी सफेद मक्खी से। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे मूंगफली के बारे में, तो जायद में मूंगफली के में सामयिक कार्य क्या है, थोड़ा सा बताइए। देखिए किसान भाइयों, मूंगफली हमारी एक जायद की नई फसल है, ग्रीष्मकालीन मूंगफली जिसको कह रहे हैं। ये अभी बहुत चर्चित नहीं, कुछ ही वर्ष से, करीब 7-8 वर्ष से हमारे प्रदेश में चालू हुआ है काम इसका। और ये उस क्षेत्र के लिए जहां लोग खेत खाली छोड़ देते थे, जैसे आलू के बाद खेत खाली छोड़ दिया, चना मटर के बाद खेत खाली छोड़ दिया, पूरा फिर खाली रहता था, फिर धान गेहूं करते थे। ये नई जो प्रजाति है ग्रीष्मकालीन मूंगफली, जिसमें DH 86 है और DS 240 है, इस तरह की प्रजातियां जो धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और इक्रिसैट से रिलीज की गई हैं, ये प्रजातियां 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और 15 मार्च तक इनकी किसान भाई बुआई करते हैं और 15 जून तक इसकी कटाई हो जाती है। बहुत अच्छी फसल है और करीब करीब किसान भाई इसमें 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर से लेके 27-28 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज पाते हैं।
तो बहुत अच्छी फसल है। अब ये फसल हमारे काफी किसान भाइयों के यहाँ खड़ी है इस समय, इन्होंने बुआई कर दी है, फसल खड़ी है, पुष्पावस्था भी आ चुकी है और अब जो खूंटियां हैं वो जमीन में प्रवेश कर रही हैं। तो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि अगर आपकी खूंटियां जिस समय जमीन में प्रवेश कर रही हैं उस समय सिंचाई अति आवश्यक है। तो नमी पर्याप्त होनी चाहिए। अगर नमी नहीं होगी तो खूंटियां भूमि में प्रवेश नहीं करेंगी और फिर आपका उत्पादन प्रभावित होगा। तो इसलिए जरूरी है कि इस अवस्था पर आप सिंचाई अवश्य करें। दूसरी बात, जब हमारी फलियां बनने की जब अवस्था आती है तो उस फलियां बनने की अवस्था पे आप सिंचाई करें। और तीसरी बात जो है, फलियां में दाना बनने की जो अवस्था है, आप इन तीनों अवस्थाओं पर खेत में नमी रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी फसल है, किसान को काफी अच्छी इससे उपज मिल रही है और काफी अच्छी आय किसान प्राप्त कर रहा है। तो अगर हमारे जो किसान भाई मूंगफली लगाए हैं, तापमान ज्यादा है, वो ध्यान रखें कि इन अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें। दूसरी बात, अगर आप नमी खेत में कम रखेंगे, सिंचाई अगर आपने कम की है, अगर नमी नहीं है, तो दीमक का प्रकोप आ जाएगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक फतेहपुर से दर्शक हैं श्री प्रकाश दुबे जी, ये कुछ जानना चाहते हैं, इनको थोड़ा संक्षेप में बताने की कृपा करें। जी दुबे जी, प्रश्न करें। हेलो जी दुबे जी बताएं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं धान की फसल करना चाहता हूँ अब की बार जी, कौन सा अच्छा वो रहेगा बीज मेरे लिए? अब की बार मतलब अभी आपने धान की खेती पहले नहीं की है? नहीं, आज तक नहीं, कुछ खेत ऐसे पड़े थे। अच्छा, खेत ऐसे पड़े थे जी, तो पहली बार करना चाहता हूँ। ऊसर तो नहीं है आपका खेत? नहीं सर, ऊसर नहीं। अच्छा, उसके बाद गेहूं आप करते हैं? जी, गेहूं होता है। तो देखिए ऐसा है, कम अवधि वाली आप करना चाहते हैं, मीडियम में अगर करना चाहते हैं तो नरेंद्र 359 है एक प्रजाति, नरेंद्र 2026 है, नरेंद्र 2064 है। आप इसका चयन कर सकते हैं मोटे धान में। अगर आप महीन में लेना चाहते हैं तो शांभा मंसूरी का आप चयन कर सकते हैं, और अगर बहुत जल्दी लेना चाहते हैं, आपकी जल्दी पक जाए, तो नरेंद्र 97 का आप चयन कर सकते हैं, नरेंद्र 118 का चयन कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आप इसकी नर्सरी अभी डाल दें, जिससे कि आपका समय से रोपाई हो जाए। किसान भाइयों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा एक बात कि धान के लेट होने से हमारा गेहूं प्रभावित होता है, इसलिए ये ध्यान रखें कि आप धान की नर्सरी और धान की रोपाई समय से करें। क्योंकि अगर गेहूं, धान जब खड़ा है, फसल खड़ी है उधर जाके अक्टूबर नवंबर में, तो हम गेहूं नहीं बुआई कर सकते, और जब गेहूं में विलंब होता है तो हमारा उत्पादन काफी कम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें किसान भाइयों कि आप अभी से नर्सरी की तैयारी करिए, नर्सरी डालना चालू करिए और समय से रोपाई करिए। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे किसी को मटर लेनी है, चना लेना है, तो उस हिसाब से कम अवधि वाली बोएं, या जिसमें देर में फसल लेना है उसमें देर हो। अच्छा डॉक्टर साहब आप आए और आपने बड़ी उपयोगी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, देखिए कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। नमस्कार।